So hello everyone, myself Nishant Kumar Karn and I am a first year undergrad student from National Institute of Technology, Agartala. This is the fourth lecture of the chapter that we are dealing with, that is electrostatics. So let's get started. तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, पॉइंट चार्जेस की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। पॉइंट चार्ज हो मतलब कोई एक पॉइंट चार्ज हो गया, उससे आर डिस्टेंस दूर हम लोग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, उन सभी चीजों से हम लोग डील कर रहे थे। लेकिन अभी जो हम लोग डील करने वाले हैं उसमें क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर आपको शेप दिया हुआ रहेगा, उसमें थ्रू आउट द शेप चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। इवनली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, अनइवनली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग शेप्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से पहला शेप जो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा एक रॉड। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो उसके एक्सिस पे और उसके परपेंडिकुलर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको हम लोग देखने वाले हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो भी ये लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग डेरिवेशंस भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा। तो ये बड़ा ही आसान लेक्चर होने वाला है, बस आपको ध्यान से इस लेक्चर को देखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियरली चार्ज्ड रॉड्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको एक रॉड दिया हुआ रहेगा, इस रॉड के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको सबसे पहले अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलोंग द एक्सिस मतलब इसके सेंटर से पास करता हुआ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस रॉड, ठीक है, वो होता है इसका एक्सेस, ठीक है। इस रॉड के सेंटर से पास करता हुआ वो लाइन जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है, उसको हम लोग इसका एक्सेस बोलेंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर लाइन तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, जो 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा अलोंग द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर। तो पहला देख लेते हैं अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है। तो अलोंग द एक्सिस जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा दैट विल बी के लैम्डा एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। लैम्डा यहाँ पे क्या है, के क्या है, के वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। लैम्डा होता है इसका यू नो चार्ज डेंसिटी बेसिकली, ठीक है, जो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी एक यूनिट लेंथ पे, वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी यूनिट हो सकती है। तो एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज आ रहा है वो होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये वॉल्यूम डेंसिटी से इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है ना, इसका रेडियस जो है वो नेग्लिजिबल है। तो हम लोग यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर पे या 1 मीटर पे, ठीक है, एक यूनिट लेंथ पे बेसिकली कितना चार्ज रॉड के ऊपर आ रहा है वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वही यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू होगी, एल यहाँ पर होगा लेंथ ऑफ द रॉड, ए होगा हमारा जो गिवन पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कितने डिस्टेंस पे है रॉड से, ठीक है, और ए प्लस एल तो हमारे रॉड का पूरा लेंथ हो गया। तो चलिए देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। सबसे पहले, ठीक है, जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात की जाएगी, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा चार्ज लेना है, ठीक है, एक एलिमेंटल चार्ज लेना है, स्मॉल चार्ज, नेग्लिजिबली स्मॉल चार्ज, ठीक है। जैसा कि मैंने आप यहां पर लिख भी रखा है, लेट अस अज्यूम एन एलिमेंटल चार्ज डी क्यू ऑफ लेंथ डी एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट पी, ठीक है। ऐसा करने से होगा क्या कि ये जो हमारा एलिमेंटल चार्ज डी क्यू है वो हमारा पॉइंट चार्ज बन जाएगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या होगा, के इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसीलिए इसको डीई से रिप्रेजेंट किया गया है, ड्यू टू द स्मॉल चार्ज डी क्यू एट अ डिस्टेंस एक्स इज गिवन बाय के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया।
अब हम लोग क्या जानते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने आपको पहले क्या बताया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, Q अपॉन L, ठीक है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू dq अपॉन dx। भाई इस पूरे रॉड का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वही लीनियर चार्ज डेंसिटी तो इस एलिमेंटल चार्ज का भी होगा ना। तो इसी वजह से Q अपॉन L को हमने इक्वेट किया dq अपॉन dx के साथ। ठीक है, यहां पर ये बात याद रखना कि हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि चार्ज जो है वो हर इंटरवल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हर एवरी इंटरवल ऑफ लेंथ के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से लैम्डा की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। तो लैम्डा को हम लोग Q बाय L भी लिख सकते हैं और dQ बाय dx भी लिख सकते हैं। जो लैम्डा का वैल्यू पूरे रॉड के लिए होगा, वही लैम्डा का वैल्यू एलिमेंटल चार्ज के लिए भी होने वाला है। ठीक है, तो dq को हम लोग dx के टर्म्स में क्या लिखेंगे, लैम्डा dx लिखेंगे ना। यहां पर बेसिकली जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, dq को dx के टर्म्स में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम लोग यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, de को इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ भी हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत होगी। और हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, x है ना, x हमारा वेरिएबल है। तो जो हमारा यहाँ पर जो डेरिवेटिव आना चाहिए वो भी x के टर्म्स में ही आना आना चाहिए, तभी हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे ना। अगर वेरिएबल x है तो यहाँ पर भी अपने पास dx का टर्म कहीं ना कहीं से आना ही पड़ेगा, तभी तो हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे ना राइट हैंड साइड में। तो इसी वजह से dq को dx के टर्म्स में लिखने के लिए हम लोगों ने लैम्डा को इंट्रोड्यूस किया इस डेरिवेशन में। ठीक है, डी क्यू को हम लोगों ने रख दिया लैम्डा dx। तो यहाँ पर k इंटू लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट इक्वेशन में हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो e विल बी इक्वल टू राइट लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर 0 से e तक इंटीग्रेट करना है, तो इसी वजह से e आ गया। k लैम्डा तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी -1 अपॉन एक्स। ठीक है, और x को हम लोग कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, जो लिमिट्स है वो क्या होने वाले हैं। देखिए, x हमारा कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा है, x बेसिकली क्या है, एलिमेंटल चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P। तो वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, सबसे पहले यहां पर अगर देखेंगे तो डिस्टेंस a होगा, उसी तरह से बढ़ते 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 सबसे एंड में जो हमारा डिस्टेंस होने वाला है, सबसे आखिरी एलिमेंटल चार्ज का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी a प्लस एल। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर जो इंटीग्रेट किया है वो a से a प्लस एल तक इंटीग्रेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बस अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल के जब हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करेंगे तो e का वैल्यू आएगा k लैम्डा l अपॉन a इंटू a प्लस एल। ठीक है, ये एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया है। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिएगा, जेई मेंस में भी इस फॉर्मूला पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे भी आने वाले हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियरली चार्ज्ड रॉड एट अ पॉइंट लाइंग ऑन अ परपेंडिकुलर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकाली जाए। ठीक है, एक्सियल पॉइंट मतलब रॉड के एक्सिस के अलोंग लाई करने वाला कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है। अब हम लोग निकालने वाले हैं कि परपेंडिकुलर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकाली जाए। ये हमारा कोई भी जनरल परपेंडिकुलर होने वाला है। ठीक है, यानी कि ये बात हमें बताई नहीं गई है कि ये जो परपेंडिकुलर है वो रॉड के सेंटर से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम लोग जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेंटर से पास करने वाले परपेंडिकुलर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, और इनफाइनाइट यही रॉड को अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग कर दिया जाए तब क्या एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जनरल एक्सप्रेशन की तरफ अगर देखें तो मान लेते हैं कि यहां पर हमारा एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, और अ, ये वाले एंड का, ठीक है, जो अपर एंड है उस उसको और हमारे पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका एंगल फ्रॉम द परपेंडिकुलर इज θ1। ठीक है, अब लोअर पॉइंट और इस हमारे गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका एंगल फ्रॉम द
गिवन परपेंडिकुलर इज थीटा 2। ठीक है, तो यहां पर हमें दो एंगल्स मिल गए। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसका दो कंपोनेंट होगा, एक रॉड के परपेंडिकुलर के अलोंग और एक रॉड के पैरेलल। ठीक है, अब इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पैरेलल एज वेल, वी हैव टू एक्सप्रेशंस। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, के लैम्डा अपॉन ए इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और ई पैरेलल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी के लैम्डा अपॉन ए इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब ये दोनों ही एक्सप्रेशंस आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों एक्सप्रेशंस पे बेस्ड अगेन डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा इन फॉर्मूला को। ठीक है, आप समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ रटते ही रहना चाहिए, समझना भी जरूरी है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, फॉर्मूला को याद रखना भी जरूरी होता है। तो अगर डेरिवेशन पे चले, अब अगर डेरिवेशन पे चले तो डेरिवेशन क्या है, सबसे पहले तो एक बार फिर से आपको एलिमेंटल चार्ज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम लोगों ने चार्ज लिया डी क्यू जिसका लेंथ डी एक्स है। ठीक है, गिवन परपेंडिकुलर से, ये जो हमारा जिस परपेंडिकुलर पे हमारा पॉइंट लाई कर रहा है उस परपेंडिकुलर से हमारे गिवन चार्ज का, ठीक है, एलिमेंटल चार्ज का जो डिस्टेंस है दैट इज dx। और उस गिवन चार्ज को और हमारे गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका एंगल फ्रॉम द गिवन परपेंडिकुलर इज थीटा। ठीक है, तो एक बार फिर से उस एलिमेंटल चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, यहां पर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बोल रहा हूं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर या पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा फॉर्मूला के हिसाब से, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर देखें तो कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ए बाई आर। ठीक है, ये हमारा जो ट्रायंगल है, ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उस पे cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो वही cos थीटा इक्वल टू ए बाई आर हो गया, r इक्वल टू ए सेक थीटा होगा। फिर से tan थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए आ गया। x को हम लोगों ने थीटा के टर्म्स में लिखा, r को हम लोगों ने थीटा के टर्म्स में लिखा। अब x को थीटा के टर्म्स में लिखने के बाद डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, अब dx को हम लोग dq अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं क्योंकि लैम्डा इक्वल टू dq बाई dx होगा। ठीक है, तो dx को लैम्डा के टर्म्स में लिखा, dq इक्वल टू लैम्डा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस R की वैल्यू को और इस DQ की वैल्यू को हम लोग हमारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में रख देंगे। इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग DQ को रखेंगे थीटा के टर्म्स में और R को रखेंगे थीटा के टर्म्स में। तो हम लोगों को DE इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए आएगा। आप लोग बस बेसिक सिंप्लीफिकेशंस कीजिए, इस स्टेप को आप ध्यान दीजिए, इस स्टेप को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हमें डीई का क्या वैल्यू दिया हुआ था, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे आर भी एक वेरिएबल है, क्यू भी एक वेरिएबल होने वाला है। ठीक है, तो हमें इन दोनों वेरिएबल्स को कुछ इस तरह से लिखना था। ठीक है, एक कॉमन वेरिएबल के टर्म में लिखना था ना। कॉमन वेरिएबल वो हमारा क्या होगा, थीटा होगा हमारा कॉमन वेरिएबल। ठीक है, तो डी क्यू को हम लोगों ने थीटा के टर्म्स में लिखा, आर को भी थीटा के टर्म्स में लिख देंगे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी के इंटू लैम्डा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय ए। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा डीई का जनरल एक्सप्रेशन आया थीटा के टर्म्स में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैसे निकाला जाए और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैसे निकाला जाए। ये जो हमारा छोटा सा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, ये जो हमारा इस छोटे एलिमेंटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। ये ये हमारा डीई इस तरफ आया। ठीक है, और अगर हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें तो डीई कॉस थीटा इस तरफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट और डीई साइन थीटा इस तरफ पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है,
तो इसी वजह से DE परपेंडिकुलर को हम लोग लिख सकते हैं DE cos थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग DE cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, DE की वैल्यू को इधर सब्सटीट्यूट कीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करेंगे 0 से E तक, राइट साइड में इंटीग्रेट करेंगे -θ2 से +θ1 तक। यहां पर कहां से -θ2 आया सर जी? इधर देखिए, ये जो हमारा पूरा रॉड था, ठीक है, उसको हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स, दो भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, अपर एंड का जो एंगल था वो θ1 बन रहा था, लोअर एंड का जो एंगल बन रहा था हमारे गिवन परपेंडिकुलर से वो θ2 बन रहा था। एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसी वजह से -θ2 से +θ1 हम लोगों ने किया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? -θ2 से +θ1 तक। माइनस क्यों आया? क्योंकि दोनों ही एंगल्स का जो डायरेक्शन हम लोग ले रहे थे वो ऑपोजिट डायरेक्शन था, एक क्लॉकवाइज था, एक एंटी क्लॉकवाइज था। इसी वजह से एक को नेगेटिव लिया, दूसरे को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया। तो इन इंटीग्रेशंस को करने के बाद जो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू आएगा दैट विल बी k लैम्डा अपॉन a इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, और सिमिलर तरीके से अगर हम लोग पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो DE पैरेलल विल बी इक्वल टू DE साइन थीटा, और E पैरेलल का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी k लैम्डा अपॉन a इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, ये हमारे दोनों जो E परपेंडिकुलर और E पैरेलल है दोनों के लिए जनरल एक्सप्रेशंस आ गए। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कोई कंफ्यूजन हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर देना। ठीक है, और आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप इसको पीछे करके भी देख सकते हैं, इसको रीप्ले करके भी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर हमारा जो गिवन परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है ये अगर सेंटर से पास कर रहा होता, ठीक है, ये परपेंडिकुलर अगर सेंटर से पास कर रहा होता तो θ1 और θ2 दोनों की वैल्यूज बराबर होती। ठीक है, अगर θ1 और θ2 की वैल्यूज बराबर होती तो ई पैरेलल वाले एक्सप्रेशन में आप देखिए cos θ2 और cos θ1 दोनों एक दूसरे को काट देते तो ई पैरेलल की वैल्यू 0 आ जाती, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती दैट वुड बी इक्वल टू ई परपेंडिकुलर, दैट इज 2k लैम्डा बाई a इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि θ1 और θ2 बराबर हो जाते। ठीक है, θ1 और θ2 को हम लोग अगर थीटा के बराबर लिख लेते तो 2k लैम्डा बाई a इंटू साइन थीटा हो जाता हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये अगर परपेंडिकुलर हमारे सेंटर से पास कर रहा होता तब हम लोग इसको बोल सकते थे इस तरह से। ठीक है, अब यही अगर हमारा जो ये रॉड है वो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाता, बहुत लंबा रॉड अगर हो जाता, उस केस में भी उस केस में θ1 और θ2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाती? 90 डिग्री हो जाती। ठीक है, अगर इनफाइनाइट तक इसको लेके चले जाए तो θ1 की वैल्यू हमारी क्या होगी? 90 डिग्री के बराबर होगी। इस तरफ भी इनफाइनाइट अगर हम लोग इसको लॉन्ग कर दे तो θ2 की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी। तो cos θ1 और cos θ2 दोनों की वैल्यू 0 हो जाती, तो ई पैरेलल यहाँ पे अपना 0 आ जाता। ठीक है, और दूसरी तरफ sin θ1 की वैल्यू 1, sin θ2 की वैल्यू 1। ठीक है, क्योंकि थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री करेंगे तो ये भी 1, ये भी 1, तो 2k लैम्डा बाई a अपना फॉर्मूला आ जाएगा फॉर इनफाइनाइटली चार्ज्ड रॉड। और इस फॉर्मूला पे बेस्ड अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इस पे मैंने स्पेसिफिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिख के रखा है क्योंकि इस फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको एक्सियल पॉइंट पर उतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको जनरल परपेंडिकुलर वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस पर भी मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उतने ज्यादा नहीं जितना इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं एग्जाम्स में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE मेंस एंड नीट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में आपको डेरिवेशंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उस पर अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमें क्या बोला गया है? लेट E1 R एंड E2 R, यहां पर आप
समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया हुआ है, E2 भी हमारा एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया है। ठीक है, क्या है ये E1 और E2, जरा आगे देखते हैं। बी द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ point charge q and an infinitely long wire with uniform linear charge density lambda। ठीक है, यहां पर हमें क्या बोला गया है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारा E1 ऑफ r दिया हुआ है। ठीक है, और एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारा E2 दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारा लीनियरली चार्ज्ड रॉड है उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। ठीक है, फिर हमें क्या बोला गया है, E1 आर नॉट इक्वल टू E2 आर नॉट एट सम डिस्टेंस आर नॉट। मतलब क्या है, हमारे गिवन पॉइंट चार्ज से आर नॉट डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। ठीक है, और हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से आर डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है, आर नॉट डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है, दोनों हमारी बराबर है। E1 आर नॉट और E2 आर नॉट दोनों ही बराबर है। तो हमें क्या बोला गया है, Q और लैम्डा के बीच में रिलेशन हमें पता करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस 2014 के एक क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, उस क्वेश्चन में असल में एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट भी दी हुई थी, और वहां पर आपको मल्टीपल करेक्ट करके 3-4 ऑप्शंस दिए हुए थे, वहां पर आपको सही ऑप्शंस को टिक करना था। तो इनफाइनाइटली चार्ज शीट मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने ये एक नया क्वेश्चन बनाया है जहां पर आपको क्यू और लैम्डा के बीच में रिलेशन निकालना है। तो चलिए देखते हैं। We know that the electric field due to a point charge is given by kq upon r naught का स्क्वायर। ऑब्वियसली एक गिवन पॉइंट चार्ज से r naught डिस्टेंस दूर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो kq upon r naught का स्क्वायर होगा। ठीक है, और इनफाइनाइटली चार्ज्ड रॉड से आर नॉट डिस्टेंस दूर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट। ठीक है, E2 ऑफ आर नॉट इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर नॉट होगा। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि E1 ऑफ आर नॉट एंड E2 ऑफ आर नॉट दोनों बराबर है, तो दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दीजिए तो के क्यू अपॉन आर नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर नॉट आएगा। तो Q को हम लोग लैम्डा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 2 लैम्डा आर नॉट। ये हमारा आंसर हो गया इस बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण से क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। छोटा सा लेक्चर था, बहुत ही इजी पीजी से कॉन्सेप्ट्स थे इस लेक्चर में। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको मजा आया होगा। नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लिंक कमेंट सेक्शन से आपको मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। तो आई होप आपको मजा आया होगा इस लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।